नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और जो हमारा एक सीरीज चल रहा है झारखंड पीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, उसी सीरीज को आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इस कड़ी में आज का पहला प्रश्न है आपके सामने, क्षेत्रीय विकास में मिल्टन सैंटोस, नाम इम्पॉर्टेंट है, मिल्टन सैंटोस द्वारा दिए गए साझा स्थल यानी शेयर्ड स्पेस की अवधारणा का अर्थ क्या है। मिल्टन सैंटोस के द्वारा एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है और वो कॉन्सेप्ट है शेयर्ड स्पेस, साझा स्थल। इसका क्या अर्थ है वो पूछा गया है। तो ऑप्शन ए में है आपके सामने, शहर में माध्यमिक और तृतीयक दोनों क्षेत्र शामिल होते हैं। ऑप्शन बी है, क्षेत्र में शहरी और ग्रामीण दोनों बस्तियां शामिल होती हैं। ऑप्शन सी है, शहर में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। क्षेत्र में कृषि और औद्योगिक दोनों गतिविधियां सम्मिलित होती हैं। तो इसमें कौन सा सेंटोस द्वारा जो दिया गया है शेयर्ड स्पेस उससे रिलेटेड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, यानी शहर में जो औपचारिक और अनौपचारिक यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल जो दोनों सेक्टर होते हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। शेयर्ड स्पेस का मतलब होता है साझा तभी होता है जब फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों जो सेक्टर है वो सम्मिलित रूप से इंटीग्रेटेड जब होते हैं किसी क्षेत्र में या किसी शहर में, तो वो शेयर्ड स्पेस का कॉन्सेप्ट उसको हम कह सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर था। अब क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है, यानी न्यूनतम डेंसिटी पूछ रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी। सिक्किम है, अंडमान निकोबार है, मिजोरम है या फिर अरुणाचल प्रदेश है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। हम लोग जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में जो पॉपुलेशन का डेंसिटी है वो सबसे कम है। और जब 2011 की बात कर रहा है तो 2011 में अरुणाचल प्रदेश जो है वो पूरे देश में अभी भी है, इसमें जनसंख्या का जो घनत्व है, पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो सबसे कम है। और पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी एक वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है, इस एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं, 17 लोग रहते हैं। ठीक है, और सबसे अधिक हम अगर बात करें पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो जो सबसे अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी पाया जाता है वो आपका बिहार है। बिहार में देखिएगा तो लगभग 1106 लोग, यानी 1106 लोग यहाँ एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहते हैं। यानी बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही डेंस पॉपुलेशन यहाँ देखने को मिलता है आपका बिहार में। तो जो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है वो है बिहार का, और जो सबसे कम है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल से संबंध नहीं है। मानव भूगोल से संबंध नहीं बता रहा है, यानी ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड नहीं है। तो भावनात्मक भूगोल है, व्यवहारिक भूगोल है, सांस्कृतिक भूगोल है, ग्रह भूगोल है। तो भावनात्मक यानी भावना किस में होगा, मानव में ही इमोशंस होता है, भावना होता है, तो ये तो ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड है। दूसरा व्यवहारिक भूगोल यानी अप्लाइड ज्योग्राफी, तो ये भी मानव भूगोल से संबंधित है। कल्चरल ज्योग्राफी, ये कैसे भला दूर हो सकता है मानव भूगोल से। एक है ग्रहीय भूगोल या ग्रह भूगोल, इससे मानव का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी ग्रहीय भूगोल का मानव भूगोल से कोई संबंध नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मानचित्र में 100% वृद्धि के मामले में नक्शे का क्षेत्र कितना प्रतिशत बढ़ेगा। किसी मैप में, कोई मैप है, उस मैप में 100% वृद्धि किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, 100% इसमें वृद्धि किया जाता है। कोई ये क्षेत्र है, इसमें 100% वृद्धि किया जाता है, तो इसका जो क्षेत्र है वो कितना बढ़ेगा।
क्वेश्चन ये है 10 गुना, 4 गुना, 50 गुना या फिर 2 गुना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 गुना। कोई भी मानचित्र में अगर उसको 100% इनलार्ज करते हैं तो ये 4 गुना उसका हो जाता है, ठीक है। यानी 1/4 ये भाग था मान के चलते हैं, और अगर इसको 100% बढ़ा देते हैं तो ये पूरा 4 गुना बढ़ जाता है। यानी जो पहले था उससे 4 गुना बढ़ जाएगा, तभी वो 100% होगा, ठीक है। यानी 25-25% अगर हम कहते हैं तो ये 100% हो जाएगा, और ये मानचित्र का 100% अगर वृद्धि करते हैं तो 4 पार्ट में, यानी ये 4 टाइम्स उसका मल्टीपल हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरों को कार्यात्मक वर्गीकरण करने का प्रयास किसने किया है? यानी जो शहरों का कार्यात्मक वर्गीकरण है, फंक्शनल क्लासिफिकेशन है, किसने किया है? बर्गेस ने, नेल्सन ने, जेलिंस्की ने या क्रिस्टोलर ने? तो ऑप्शन जो है नेल्सन इसका राइट आंसर है। अगर वर्ल्ड में हम देखें तो जो शहरों का फंक्शनल क्लासिफिकेशन है, सिटीज़ का फंक्शनल क्लासिफिकेशन है, ये आपका दिया है नेल्सन ने, ठीक है। नेल्सन के द्वारा सिटीज़ का जो क्लासिफिकेशन है, फंक्शनल क्लासिफिकेशन है, वो किया गया है। जबकि अगर हम भारत में बात करें तो भारत में जो शहरों का क्लासिफिकेशन है, फंक्शनल क्लासिफिकेशन, वो अशोक मित्रा के द्वारा दिया गया है, ठीक। और आपको पता होगा कि जो अशोक मित्रा है ये भारत के पूर्व जनगणना महानिदेशक रह चुके हैं। जब आज़ादी के बाद प्रथम बार जनगणना किया गया था तो उस समय भारत के जो जनगणना महानिदेशक थे वो अशोक मित्रा थे, ठीक। तो भारत में अगर शहरों का जो व्यवस्थित वर्गीकरण है, फंक्शनल क्लासिफिकेशन है, वो अशोक मित्रा का इसका श्रेय जाता है। जबकि वर्ल्ड लेवल में ये नेल्सन के द्वारा ये काम किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्टलैंड थ्योरी यानी हार्टलैंड सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया? तो ऑप्शन है WM डेविस, स्पाइकमैन, अरस्तु, मैकिंडर। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। हार्टलैंड किनके द्वारा दिया गया था? तो जॉन मैकिंडर के द्वारा दिया गया था। अब जब हार्टलैंड की हम बात करते हैं, जिसको हम लोग हृदय स्थल सिद्धांत कहते हैं, तो मैकिंडर का ये जो थ्योरी आता है, ये इसका स्टोरी शुरू हो जाता है 1902 में, यानी 1902 में। और 1902 में कहानी शुरू होता है एक पुस्तक से इनकी, और उस पुस्तक का नाम होता है ब्रिटेन एंड ब्रिटिश सी, यानी हिंदी में इसको कहें तो ब्रिटेन और ब्रिटिश सागर। तो ब्रिटेन एंड ब्रिटिश सी नामक पुस्तक लिखते हैं जॉन मैकिंडर ने, ठीक। इसमें बहुत सारी चीज़ों की चर्चा करते हैं। फिर समय आता है 1904 का, 1904 का। अब 1904 में इन्होंने एक अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी लंदन में, और उस रिसर्च पेपर का नाम होता है ज्योग्राफिकल पाइवोट ऑफ हिस्ट्री। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1904 में रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी लंदन में अपना एक रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं, और उस रिसर्च पेपर का नाम होता है ज्योग्राफिकल पाइवोट ऑफ हिस्ट्री। इस जनरल में भी, इस रिसर्च पेपर में भी मैकिंडर कई सारी बातें करते हैं, पॉलिटिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड, जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड। ओके, फिर समय आता है 1919 का, 1919 का। अब जब 1919 का आता है तो जो रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी में जो 1904 में इन्होंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था ज्योग्राफिकल पाइवोट ऑफ हिस्ट्री, इसमें कुछ स्टडी करने के बाद लगता है कि इसमें कुछ संशोधन करना चाहिए। तब उसमें कुछ संशोधन करते हैं, और फिर जब उसमें संशोधन करते हैं तो उसका नाम फिर ये चेंज कर देते हैं, और उसका नाम चेंज करके रख देते हैं डेमोग्राफिक आइडियल एंड रियलिटी 1919 में। और यही जो डेमोग्राफिक आइडियल एंड रियलिटीज़ है, इसी पुस्तक में ये सबसे पहले हार्टलैंड वर्ड यूज करते हैं, हृदय स्थल जो वर्ड है इसका प्रयोग करते हैं। ओके, ये ब्रीफ में एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोयस शब्द का किस संदर्भ में उपयोग किया जाता है? यानी लोयस से आप क्या समझते हैं? सीधा सीधी कहने का मतलब तात्पर्य ये है। तो लोयस का तात्पर्य है वायु द्वारा निक्षेपित महीन सामग्री, ठीक, ना कि तरंग द्वारा निक्षेपित महीन सामग्री,
ना ही महीन हिम सामग्री और ना ही नदी से उत्पन्न सामग्री। लोयस का अर्थ होता है वायु द्वारा निक्षेपित महीन सामग्री। अब हम बात करते हैं जब लोयस की, तो पवन द्वारा उड़ाई गई धूलों के निक्षेप से निर्मित जमाव को लोयस कहते हैं। यानी हम अब एक रीजन लेते हैं, इस रीजन को आप समझिएगा। एक ये रीजन है और हम इंडिया का ही कॉन्टेक्स्ट लेते हैं। इससे हम भारत का अगर बात करें तो भारत का जो दक्षिणी पार्ट छोर जो है वो कुछ इस प्रकार का है, ठीक है। इधर हिमालयन रेंज है। अब भारत का जो रेगिस्तान है वो कुछ इस क्षेत्र में है। अब रेगिस्तान में चूंकि बालू होता है और बालू जिस क्षेत्र में होता है रेगिस्तान में, यहाँ कोई अवरोध नहीं होता है, तो पवनें यहाँ बड़ी तेजी से प्रवाहित होती हैं। तो पवन अपने साथ क्या करता है, बालू के छोटे छोटे कण को उड़ाकर कहीं दूर जाके डिपॉजिट कर देती है, ठीक, यानी जमा कर देती है। और जो छोटे छोटे बालू के कण होते हैं वो काफ़ी दूर तक जाके जमा हो जाते हैं। जो रेगिस्तान है वो है आपका राजस्थान में, और यहाँ से जो हवा है वो उड़ाकर ले जा रहा है आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के आसपास, गुजरात के आसपास के क्षेत्रों में जो महीन कण है, और वहाँ जाकर ये डिपॉजिट करते जा रहा है, निक्षेपित करते जा रहा है। और ये डिपोजिशन के कारण एक लेयर बनते जा रहा है, और ये लेयर एक मैदानी भाग के रूप में कन्वर्ट होते जा रहा है। तो यही मैदानी भाग लोयस कहलाता है, लोयस का मैदान कहलाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बताते हैं कि जो लोयस का नामकरण है ये किससे किया गया है, कैसे किया गया। तो फ्रांस का एक प्रांत है अल्सस, फ्रांस का एक प्रांत है अल्सस। अब यहाँ लोयस नामक ग्राम के आधार पर फ्रांस के जो प्रांत है अल्सस, यहाँ एक गांव है जिसका नाम है लोयस। अब इस गांव का नाम लोयस इसलिए है पड़ा है क्योंकि यहाँ का जो मिट्टी है वो बालू के रेत के समान है, ठीक है, बालू के रेत के समान है। यानी देखने में ये जो एल्सस प्रांत का जो लोयस गांव है, ये देखने में लगता है कि ये इस क्षेत्र का जो मिट्टी है वो बालुई है, यानी बालू जैसी है, लेकिन वो बालू होती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लोयस के समान ही मिट्टी पाई जाती, मिट्टी का निक्षेप पाया जाता है। अभी बोले कि जो लोयस ग्राम है फ्रांस का एल्सस प्रांत में, यहाँ जो मिट्टी का जमा पाया जाता है वो बालू के कण जैसा होता है, लेकिन वो बालू होता नहीं है, ठीक है। इसलिए इसी लोयस गांव के आधार पर ही जो महान जो रेगिस्तान होते हैं, रेगिस्तान से जो क्षेत्र में बालू के रेत उड़कर कहीं जाकर डिपॉजिट होते हैं, निक्षेपित होते हैं, तो उस क्षेत्र में जो डिपोजिशन हुआ बालू के द्वारा, उसी को हम लोग लोयस का मैदान कहते हैं। इसे दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे यूएसए में इसे एडोब के नाम से जाना जाता है, एबॉड या एडोब ऐसा ही कुछ है, ठीक है। तो ये था लोयस के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारियाँ। अब क्वेश्चन है, झारखंड के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सबसे बड़ा कोयला भंडार पाया जाता है। झारखंड का पूछ रहा है सबसे बड़ा कोयला भंडार, राजमहल का क्षेत्र, रामगढ़ क्षेत्र, झरिया क्षेत्र या उत्तरी कर्णपुरा क्षेत्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका झरिया कोयला क्षेत्र। अब झरिया कोयला क्षेत्र के बारे में कुछ हम लोग इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो ये भारत के पूर्व में, यानी अगर हम भारत का मैप देखेंगे तो भारत में ये उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है, ठीक, झारखंड में। और झारखंड में स्थित एक बड़ा कोयला क्षेत्र है जो है झरिया। और अगर जिला की बात करें तो झारखंड के ये धनबाद में स्थित है झरिया, ठीक। जो झरिया कोयला क्षेत्र है यहाँ पर 19.4 बिलियन टन, ठीक है, बिलियन है, मिलियन नहीं, बिलियन है, यानी हम इसको लगभग कहें तो 20 मिलियन टन, बिलियन टन कोकिंग कोयला का एक अनुमानित भंडार है, ठीक। और 20 बिलियन टन कोकिंग कोयला भंडार भारत में और कहीं एक क्षेत्र में नहीं है। इसलिए जो झरिया है वो भारत में सबसे बड़ा कोयले का भंडार का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए भारत में सबसे बड़ा कोयले का भंडार कहाँ है, तो झरिया में है। अगर झरिया की बात करें तो ये जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र से एक नदी बहती है दामोदर, और ये दामोदर घाटी का जो क्षेत्र है, नदी घाटी का जो क्षेत्र है, इसके आसपास बड़ी मात्रा में कोयला का निक्षेप पाया जाता है, ओके। और कोयले के निक्षेप के कारण ही दामोदर नदी एक बहुत ही प्रदूषित नदी हो गई है, क्योंकि कोयले से संबंधित जितने भी उद्योग हैं इसी नदी के किनारे लगाया गया है, और जो दामोदर नदी है ये बहुत ही प्रदूषित हो गई है।
शायद प्रदूषण के कारण ही दामोदर नदी को कोई संज्ञा या उपमा दी गई है, ध्यान नहीं आ रहा है कौन सी उपमा दी गई है। शायद जैविक रेगिस्तान का उपमा दिया गया, याद आया। दामोदर नदी को प्रदूषण के कारण ही जैविक मरुस्थल का, जैविक रेगिस्तान का दर्जा दिया गया है। ओके, अब देखिए जो झरिया कोयला क्षेत्र है, यहाँ से जो खनन का कार्य है यानी माइनिंग का जो काम हुआ था शुरू, ये 1894 में, ठीक है, 1894 में शुरू हुआ था यहाँ माइनिंग का काम, झरिया से कोयले का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को भारत का अधिकतम निर्यात होता है? यानी रूस है, ब्रिटेन है, जर्मनी है और अमेरिका है। इन चारों देशों में से किस देश को भारत सबसे ज़्यादा निर्यात करता है? ठीक, तो अमेरिका है। यानी भारत में जितना भी चीज़ एक्सपोर्ट होता है उनमें से सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट है वो अमेरिका में होता है, इन चारों देशों के ऑप्शन में से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का शायद आखिरी क्वेश्चन होगा। कैडस्ट्रल मानचित्र आमतौर पर क्या दर्शाने के लिए तैयार किया जाता है? छोटा क्षेत्र, छोटे क्षेत्र, छोटे देश, बड़े क्षेत्र, मैक्रो क्षेत्र। अब देखिएगा, एक जब मानचित्र की बात करते हैं हम लोग और वो भी कैडस्ट्रल की, तो ये जो मैप होता है इसका पैमाना होता है बड़ा, ठीक है। पैमाना क्या होता है? पैमाना होता है बड़ा, और जब पैमाना जिसका बड़ा होता है उसका क्षेत्र होता है छोटा। इसमें इन्वर्स रिलेशन होता है, पैमाना बड़ा तो क्षेत्र छोटा, ठीक है। तो जो कैडस्ट्रल मैप है ये छोटे क्षेत्र के लिए दिखाया जाता है। यानी एक गांव हो गया, अक्सर गांव का जो नक्शा होता है, जो गांव का प्रधान के पास होता है, वही मानचित्र क्या कहलाता है? कैडस्ट्रल मैप कहलाता है, जिसमें पूरे गांव के ज़मीन का जो लेखा जोखा होता है, ज़मीन किसका ज़मीन कहाँ तक है, कितना है, वो सारा चीज़ जो होता है वो कैडस्ट्रल मैप में होता है। ओके, तो ये छोटे क्षेत्र के लिए उपयोग होता है, ना कि छोटा देश, बड़ा क्षेत्र और मैक्रो क्षेत्र इसके लिए नहीं होता है। तो यही था आज का एक छोटा सा सेशन। आई होप कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम फिर से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।